हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? आइए मैं बताता हूँ। अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड यानी ब्रिटेन के निवासी थे, उन्होंने सन 1776 ईस्वी में एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये किताब अर्थशास्त्र के शुरुआती किताबों में से एक मानी जाती है। और इस किताब का जो टॉपिक था वो अर्थशास्त्र था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी है अर्थशास्त्र। तो आइए समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये लोगों की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी किसान हो, कोई भी सेवा करने वाला या फिर नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, सभी लोगों के साथ अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो कि बाहर रह के अपनी पढ़ाई करता है और उसे घर से 10,000 रुपये मिलते हैं। मान लीजिए कि उसको घर से 10,000 रुपये अपने पूरे महीने के खर्चा के लिए मिलते हैं और उसी 10,000 रुपये में उसको अपना पूरा महीना बिताना होता है। तो वो उन 10,000 रुपयों को किस तरह से उपयोग करेगा या किन किन चीज़ों में बांट के उसको खर्च करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, या फिर जितने भी उसके कार्य हैं, नीड्स एंड वांट्स हैं, सब पूरे हो जाएं। तो ये जो उसके पास जो पैसे मिले हैं ये एक लिमिटेड हैं, यानी कि एक सीमित साधन है या सीमित संसाधन जिसको कहेंगे। सबसे पहले वो विद्यार्थी इन चीज़ों को बांटेगा, आवंटित करेगा अपने कामों के लिए। इसका जो वो आवंटन करेगा और अपने कार्यों को, यानी कि जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी वो अपना कार्य करना चाहता है, उन सारी आवश्यकताओं को वो इन्हीं पैसों के हिसाब से पूरा करेगा। ये है एक उदाहरण अर्थशास्त्र का। सब व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास कुछ लिमिटेड संसाधन होते हैं और उस लिमिटेड संसाधन को उपयोग करके अपनी असीमित, अनलिमिटेड जो उसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करता है। और इसी का अध्ययन जो होता है अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये तो एक उदाहरण हो गया हमारा अर्थशास्त्र का। अगर हम लोग इसके एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में अगर समझें तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो कहता है वो ये है कि कोई भी देश, चाहे कोई भी सरकार अपने लिमिटेड संसाधनों को इस तरह से बांट के उपयोग करे कि उसके जो देश में रहने वाले लोग हैं उन सारे लोगों की असीमित जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। यानी कि किसी भी देश के पास, चाहे हमारा देश भारत ही हो, तो हमारे देश के पास कुछ संसाधन होते हैं। उन संसाधनों को वो इस प्रकार से बांटेगा, इसका बंटाव करेगा, वो अपने संसाधनों को अपने देश के लोगों में इस तरह से बांटेगा इस संसाधन को कि जो भी लोग हैं उनकी सारी आवश्यकताएं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, नीड्स एंड वांट्स हैं, वो सब पूरा हो जाएं। इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र में किसी भी देश के संसाधनों को इस तरह से बांटा जाए ताकि उस देश के रहने वाले निवासियों, नागरिकों की असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया को, यानी कि संसाधन होने से लेकर के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तक की प्रक्रिया का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र एक विषय है और इस विषय में किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर के उसके वितरण और उसके उपभोग तक की बातें की जाती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, और यही है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बेसिक कंसेप्ट पे कार्य करता है। एक बेसिक फार्मूला है इसका
अर्थशास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत है। इस बेसिक सिद्धांत का नाम है मांग और पूर्ति। इस बेसिक सिद्धांत का नाम है मांग और पूर्ति। अगर ये मांग और पूर्ति न रहे तो ये अर्थशास्त्र का कोई उपयोग न रहे। यानी कि इसी मांग और पूर्ति के हिसाब से पूरा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जो है संचालित होती है, इसी मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार। यानी कि मान लीजिए जैसे हम लोगों के देश में जो लोग हैं, जितने भी लोग निवास करते हैं, उन सारे लोगों के पास अगर मांग न हो तो जो उसके संसाधन हो उसको बांटा क्यों जाएगा। देखिए, संसाधनों को बांटने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब लोगों की मांगें हों कुछ, और जब मांग जब जनरेट होती है तो संसाधनों का उपयोग किया जाता है अलग अलग बांट के अलग अलग हिस्सों में। तो ये मेन फार्मूला है, मेन सिद्धांत होता है हमारा अर्थशास्त्र का, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति पे ही पूरा का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं अब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जब अर्थशास्त्र के नियम और जो भी सिद्धांत हैं, उन नियम सिद्धांतों का एक व्यवहारिक अगर प्रयोग किया जाए तो वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप जब दिया जाता है तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम किसी भी देश के आर्थिक गतिविधियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी देश की आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं, उस चीज़ का पता चलता है हमें अर्थव्यवस्था से। जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं हमें उस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पूरा विवरण बताता है कि वो अर्थव्यवस्था कैसी है, धीमी है, तेज है या फिर बहुत मंद है। वो अर्थव्यवस्था कैसी, इस चीज़ का हमें पता चलता है। तो जो अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 5 सेक्टर हैं। प्रथम है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में ऐसे उत्पादों को लिया जाता है जो या जिसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से किया जाता है। प्राकृतिक रूप से उत्पादित वस्तुएं या प्राकृतिक रूप से उत्पादित जो उत्पाद होते हैं, अगर उसका जो वर्णन कहीं पाया जाए तो वो होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों को लिया जाता है। जैसे मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन, कृषि, इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं। कृषि एवं संबद्ध। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यष्टि। व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है समष्टि। समष्टि का अर्थ है मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि व्यष्टि को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और समष्टि को कहते हैं बृहद अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, समष्टि में और व्यष्टि में, माइक्रो में और मैक्रो में क्या अंतर है? सबसे पहले हम लोग इस अंतर को समझ लेते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी इकाई लेवल की बात की जाती है। यानी कि अर्थशास्त्र के किसी इकाई लेवल की बात हो,
छोटे से छोटे पहलू की बात हो, व्यक्तिगत लेवल की बात जहाँ पे होती है, वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की, किसी एक उद्योग की, किसी एक उपभोक्ता की, किसी एक उत्पादक की जब बात होती है तो ये हम लोगों के व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही किसी वस्तु की कीमत तय होती है। अगर किसी वस्तु की कीमत अगर कहीं से तय होती है हमारे इकोनॉमिक्स में, तो वो तय होती है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो घटक होते हैं वो होते हैं उत्पादक, इसके जो कंपोनेंट हैं, उत्पादक है, उपभोक्ता है, उत्पादक, उपभोक्ता और कीमत। इसके मुख्य एक घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता और कीमत। उत्पादक, उपभोक्ता और कीमत को एक तरह से सिद्धांत यानी कि उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक हैं, मुख्यतः 3 घटक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्यतः 3 घटक हैं, जिसको कहते हैं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत एक को बोला जाता है, दूसरे को बोला जाता है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, और तीसरे को कहते हैं कीमत का सिद्धांत। कीमत का सिद्धांत या कीमत सिद्धांत, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से हमारे व्यष्टि में। तो व्यष्टि में जब किसी एक पहलू, एक ऐसा पहलू या सबसे छोटी यूनिट की बात जहाँ पे होती है या व्यक्तिगत लेवल की बात होती है, उसे हम लोग कहते हैं व्यष्टि इकोनॉमिक्स। और जहाँ पे पूरे अर्थव्यवस्था की बात हो या संपूर्ण अर्थ की व्यवस्था की बात होती है, उसको कहते हैं बृहद अर्थशास्त्र। अगर इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम पूरे क्लास की बात करें, पूरे क्लास की बात किया जाए कि क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी प्रगति क्या है, कितने बच्चे उसमें फेल हो रहे हैं, बच्चे उसमें पास कितने हो रहे हैं, यानी पूरे क्लास लेवल को अगर लेकर के बात किया जाए तो वो आएगा हमारा समष्टि के अंतर्गत। समष्टि मतलब मैक्रो के अंतर्गत। और उसी क्लास में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उन स्टूडेंट के पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए तो वो आएगा व्यष्टि, यानी कि उस क्लास के जो एक विद्यार्थी है उसका लेवल कितना बढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई घट रही है या बढ़ रही है, वो अपने कार्य होमवर्क पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इस चीज़ की जानकारी अगर ली जाती है तो वो आता है हमारा व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और अगर पूरा संपूर्ण क्लास के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आएगा हमारा समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। मैक्रो इकोनॉमिक्स को बृहद अर्थशास्त्र और इसे आय और रोजगार का सिद्धांत, आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे कीमत सिद्धांत कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र तो कहा ही जाता है, इसके साथ साथ इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसके अलावा
आता है वानिकी, वानिकी और खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन। हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी और खनन और उत्खनन, ये सारे जो उत्पाद होते हैं ये उत्पाद हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा क्षेत्र है या दूसरा सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था का, उसे कहते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं वो कच्चे माल आते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र से, या प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं या उत्पाद आते हैं और उनका प्रयोग करके अगर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वह क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के बाद जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो हमारे आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है जैसे विनिर्माण, विनिर्माण, निर्माण, गैस, बिजली या विद्युत, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे द्वितीयक क्षेत्र में। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है उसे तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं या टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। इसमें इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की सेवाएं आती हैं। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो किसी सरकारी कंपनी में कर रहा हो या किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहा हो या खुद का निजी अपना वो कार्य कर रहा हो, तो उसकी जो सेवा होती है उस सेवा को हम लोग लाते हैं, रखते हैं तृतीयक क्षेत्र में। यानी कि तृतीयक क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में सेवा देने का कार्य करते हैं। इसमें आता है व्यापार, व्यापार, होटल, रेस्तरां। इसके अलावा आता है संचार, चिकित्सा, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग या बीमा, ये सारे क्षेत्र आते हैं हमारे तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र के अलावा एक अगला जो सेक्टर है अर्थव्यवस्था का वो है चतुर्थक क्षेत्र, वो है चतुर्थक क्षेत्र जिसे बोलते हैं, चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र में ये तृतीयक क्षेत्र का उच्च रूप है, ये तृतीयक क्षेत्र का थोड़ा सा उन्नत रूप होता है, जो कि इसमें भी सेवाएं ही होती हैं, लेकिन वो सेवाएं जो होती हैं वो ज्ञान और सूचनाओं से संबंधित सेवाएं होती हैं। उन सूचनाओं को भंडारित किया जाता है, भंडारित करने के बाद उसका अध्ययन बाकायदे किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। इन सारे कार्यों के लिए कुछ विशेष या विशेषीकृत लोग होते हैं जिनमें कुछ तकनीकी कौशल होती है या प्रबंधकीय कौशल होती है। ऐसे लोगों की जो सेवा होती है वो सेवा आती है हमारे चतुर्थक क्षेत्र में। तो इसमें जो लोग होते हैं वो जैसे शोधकर्ता हो गए, सांख्यिकीयविद,
सांख्यिकीयविद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आदि। इन लोगों की जो सेवाएं होती हैं वो चतुर्थक क्षेत्र में आती हैं। यानी कि इसमें जो इस श्रेणी के अंतर्गत जो भी सेवा प्रदान करता है उसमें कुछ तकनीकी कौशल होती है या कुछ विशेषीकृत उसके कार्य होते हैं, जिसके वजह से वो लोग इस प्रकार के हमारे चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। जो पांचवा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसे बोलते हैं पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र, इसमें कुछ नीति निर्माण करने वाले विशेषज्ञ आते हैं। इस क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, और इन लोगों का जो कार्य होता है वो होता है नीति निर्माण करना, किसी तरह का नीति बनाना, और वो नीति पूरे देश में फॉलो की जाती है, लागू की जाती है, और उसी नीति के अनुसार कार्य किए जाते हैं। तो इसमें आते हैं नीति निर्माता, जो कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसमें वैज्ञानिक आते हैं, वो नीति निर्माता, तो ये हो गए हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स। 5 सेक्टर हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वैसे उत्पाद आते हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित होते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें तैयार होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। जो वस्तुएं इस प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के बाद तैयार की जाती हैं वो आती हैं हमारे द्वितीयक क्षेत्र में। तीसरा जो होता है तृतीयक क्षेत्र, इसमें होता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे व्यापार, होटल, संचार, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग वगैरह का जो क्षेत्र है। चतुर्थक क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र का थोड़ा सा उन्नत रूप है। इसके बाद जो पंचक क्षेत्र होता है, इसमें किसी भी विषय के विषय विशेषज्ञ होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं, या फिर वो नीति निर्माता होते हैं जो भविष्य को ध्यान में रख करके नीतियां तैयार करते हैं, और उसी के अनुसार हमारा देश उस नीतियों पे चलता है और उस नीतियों को हमारे देश में लागू किया जाता है। उसी के अनुसार हमारा देश उस पर चलता है और आगे बढ़ता है। अब समझते हैं हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किन क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कई आधार पे किया जाता है। जैसे एक आधार है राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका कैसी है किसी अर्थव्यवस्था में, इस आधार पे अगर हम किसी अर्थव्यवस्था को बांटते हैं तो उसमें आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। दूसरा होता है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है वो राज्य की भूमिका के आधार पर किया जाता है। यानी कि राज्य की भूमिका उस अर्थव्यवस्था में कैसी है, उसी के आधार पे इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका जो होती है या फिर सरकार की भूमिका होती है जो, वो एकदम नहीं के बराबर होती है, एकदम होती ही नहीं है। राज्य की भूमिका नहीं होती है। इसमें जो भी उत्पादन किया जाता है वो पूरे निजी व्यवस्थापक जो होते हैं या निजी जो कंपनियां होती हैं वो अपने आधार पे तय करती हैं कि हमको क्या उत्पादन करना है, किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, और हमारे उत्पादित जो उत्पाद हैं उसको कहाँ पे बेचना है, और उसका मूल्य जो होता है वो बाज़ार के नियमों के अनुसार तय होते हैं।
तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है हमारे अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही प्रचलित है या चलती है। यानी कि इसमें जो वस्तुएं बनती हैं पूरी तरह से निजी स्वामित्व के आधार पे जो कंपनियों के मालिक होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वही इसमें अपने उत्पाद को उत्पादित करती हैं और उसको अपने हिसाब से बेचती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने इसको समर्थन दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए और किसी तरह से कोई सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए जो पूंजीपति होते हैं उनके ऊपर कि आप लोग ये वस्तु तैयार करिए, इन वस्तुओं को बेचिए। मतलब किसी भी तरह का सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ये पूरी की पूरी केंद्रीकृत या सरकार के हाथों में इसकी बागडोर होती है। इसमें जो वस्तुएं तैयार की जाएंगी वो उसका निर्णय सरकार करती है, किस वस्तु को तैयार करना है, कितनी मात्रा में तैयार करना है और कहाँ पे उसको बेचना है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करता है सरकार और सरकार के अनुसार ही वो वस्तु उत्पादित होती है और बेची जाती है। इसमें ये जो होती है ये मानव कल्याण के लिए कार्य करती है, इसलिए ये व्यवस्थाएं जो होती हैं लोक कल्याणकारी कहलाती हैं। लोक कल्याणकारी या लोक कल्याण के लिए ये कार्य करती हैं, लोक कल्याण। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ, अधिकतम इसका जो मेन उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। और राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लोक कल्याण। इसके बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था आती है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का या किसी भी वस्तु का उत्पादन जो होता है वो निजी लोगों के हाथों में होता है और कुछ जो बेसिक वस्तुएं होती हैं वो सरकार के अंडर में होती हैं और उन वस्तुओं का उत्पादन सरकार अपने हिसाब से करती है, लेकिन अधिकतर वस्तुएं जो है निजी हाथों में रहती हैं। लेकिन इसमें जो मेन बागडोर जो होती है वो सरकार के हाथों में होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु जिसकी लोगों को बहुत आवश्यकता हो, यानी कि उसके बिना उस देश के नागरिक अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। जैसे चावल को ले लीजिए। अगर चावल का उत्पादन भले प्राइवेट लोग करते हों और उस चावल का रेट अगर 200 रुपये किलो हो गया तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। भले ही वो प्राइवेट के लोग उसका उत्पादन किए हों, उनका खर्चा 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आया हो, लेकिन सरकार अगर ये डिसाइड कर ले कि नहीं हम चावल को 20 रुपये या 30 रुपये किलो के हिसाब से ही बेचेंगे, तो उस सरकार के हाथों में उसकी बागडोर होती है और सरकार अपने हिसाब से चाहे तो उन चीज़ों को बिचवा सकती है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण करने का जो अगला आधार है वो है विकास के अवस्थाओं के आधार पे। विकास के अवस्थाओं के आधार पे हम लोग किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था
उस व्यवस्था को कहेंगे, अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिसमें प्रति व्यक्ति सकल आय जो होती है 12,375 रुपये 12,375 डॉलर प्रति व्यक्ति होती है। प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति अगर किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो 12,375 होती है तो वो अर्थव्यवस्था को हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस अर्थव्यवस्था में 1,025 रुपये 1,025 डॉलर प्रति व्यक्ति आय होती है, उस अर्थव्यवस्था को यानी कि 1,025 अधिकतम 1,025 डॉलर होती है उसको कहते हैं अल्प विकसित। और इन दोनों के बीच में जो अर्थव्यवस्था होती है 1,026 से लेके 12,375 डॉलर प्रति व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था। वर्गीकरण करने का जो तीसरा आधार है वो है शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पे। शेष विश्व के साथ अंतर संबंध। अंतर संबंध इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो देश सभी देशों के लिए खुली छूट दे देता है कि उसके देश की सीमा के अंदर चाहे किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, कंपनी या सरकार चाहे तो अपना कोई भी रोजगार करना चाहे, कोई कंपनी डालनी चाहे तो डाल सकती है, निवेश करना चाहे तो निवेश कर सकती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था आजकल लगभग में सभी देशों में खुली अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाहरी कोई भी देश उस देश के अंदर जा करके अपना कोई निवेश नहीं कर सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है।